अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक नई सुबह के साथ और एक नए शो के साथ और कुछ दिनों के लिए मेरे चेहरे के साथ, क्योंकि अर्मिला जो है वो कुछ दिन की छुट्टियों पर हैं और तब तक मेरा और आपका साथ जरा बरकरार रहेगा। और हम कोशिश यही करेंगे कि कुछ अहम ख़बरों के ऊपर भी डिस्कशन कर सकें, कुछ अहम मौज़ूआत पर बात कर सकें, कुछ यूनिक चीज़ें और आइडियाज़ डिस्कस कर सकें और कुछ ऐसे मेहमान ज़रूर बुला सकें जो कि हमारी इंफॉर्मेशन में और आपकी इंफॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं इजाफा करें। तो जनाब, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ईद के बाद आज हम मिल रहे हैं और ईद के बाद जो आप रूटीन में आते आते भी आपको ज़रा टाइम लग जाता है, बच्चों को भी एक छुट्टी के मोड से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जो बड़े हैं, आज तो वैसे दफातर सरकारी खुल गए हैं, बैंक्स खुल गए हैं, कुछ सरकारी स्कूल्स भी खुल गए हैं, वैसे दूसरे स्कूल्स में बच्चों को स्प्रिंग हॉलीडेज़ भी हैं, लेकिन सबको एक रूटीन पे आते आते जनाब टाइम लग जाता है। लेकिन ईद के बाद कुछ बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं, जिस तरह ट्रंप ने तजारती जंग का आगाज़ कर दिया है, हर ममालिक पे भरा भर टैक्स लगाया है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। और हो सकता है कि आज एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आ जाए वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसकी वो इशारतन बड़े दिनों से कह रहे थे। तो हो सकता है कि वो अच्छी खबर ईद के तोहफे की सूरत में, ईद पर तो नहीं दिया, हो सकता है ईद के बाद वो तोहफा दे दे बिजली की कीमतें कम करने की सूरत में, देखते हैं। लेकिन जनाब, ईद के बाद सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो परदेसी हैं वो अपने शहरों को वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई मीन, जहाँ वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो ठहरे होते हैं या जो उनका परदेस होता है, वहाँ पर वापस आने के लिए तैयारी उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आबाई घरों को रवाना हुए होते हैं और ईद मनाने के बाद वापस लाहौर का रुख कर रहे होते हैं या जिन जिन शहरों में मुकीम है। तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं लाहौर से सलेमान चौधरी साहब, और वो हमें ये बताएंगे कि लाहौर के बस अड्डों पर खासा रश है, आने जाने और आमदरफ्त जो है वो अब शुरू हो चुकी है। सलमान, क्या मनाजिर हैं? बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, और जो एक स्पेसिफिक शिकायत रहती है मेहमानी किरायों की ईद के ऊपर, ईद के बाद भी वो शिकायत बरकरार रही है? देखें जी, ईद की बात की जाए तो जैसे ही कोई ईद आती है तो जो परदेसी लाहौर में काम करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको अपने आबाई इलाकों में अपने घर वालों के साथ ईद मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। वो वापसी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए करते हैं। कुछ लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो एसी और नॉन बस एसी जो बसेस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ईद आती है तो जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी जानब से ओवर चार्जिंग की जो शिकायत हैं वो आम हो जाती हैं। रूट्स पर बसें कम होती हैं, बसें कम होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपना मनचाहा किराया जो है वो वसूल करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से 1 मार्च 2025 से नया किरायानामा जो है वो जारी किया गया था। उसके हवाले से यहाँ पर जो स्टीमर बैनर आवेदन किए गए थे कि किस शहर का लाहौर से कितना किराया है, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टर हैं वो लोगों से ज़ायद किराया जो है वो वसूल करते रहे हैं। लाहौर के जो लारी अड्डे हैं उसमें बाबू साहब का लारी अड्डा है, यहाँ पर 3-4 जो बड़ी जो प्राइवेट बसेस का बस स्टैंड है, यहाँ से इसके साथ जो लारी अड्डा दामी बाग का है, वहाँ से लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो अपने आबाई इलाकों में गए हैं। आज क्योंकि छुट्टियाँ कल की ख़त्म हो गई थी ईद की, उसके बाद जो परदेशियों की वापसी का सिलसिला जो है वो लाहौर में शुरू हो चुका है। यकीनन जिस शहरों से वो आ रहे हैं वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग उनको सामना करना पड़ेगा और इनकी मजबूरी है कि वो उन्होंने लाहौर में अपने मुलाजिम पर पहुँचना है। कुछ लोगों ने कुछ बच्चों ने अपनी तालीम के लिए कॉलेज में पहुँचना है, तो उसके लिए वो जौन सा किराया भी ट्रांसपोर्टर वसूल करते हैं वो उनको देना पड़ता है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में हमने क्योंकि ईद के दिन तक इसको कवर किया था, तो ये शिकायत आम थी कि जो ट्रांसपोर्टर किरायानामा हुकूमत की जानब से उनको जारी किया गया है, उन्होंने बसों पर रिवीजन तो किया है लेकिन उनका वो किरायानामा पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इसमें 2 इशू ये आते हैं कि एक तो नॉन एसी जो बसेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा उसकी जो खिलाफ वर्जी करती हैं, क्योंकि वो टिकट जारी नहीं करती और वो सिर्फ किराया लेती हैं और मुसाफिर को कहती हैं कि आपको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए। कुछ रूट्स तो ऐसे भी थे कि जहाँ पर बसेस की कमी थी, जिसकी वजह से शहरियों को छतों पर बैठकर सफ़र करना पड़ा। जो एसी बसेस हैं उनको टिकट दी जाती है तो वहाँ पर कुछ किराए का जो अमल दरामद है वो कराना आसान होता है, लेकिन जो नॉन एसी बसेस होती हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो किरायानामा है उसको अमल दरामद करवाना तकरीबन नामुमकिन
नामुमकिन होता है, लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया के जो खसूसी स्क्वाड थे, सिटी ट्रैफिक पुलिस थी, मोटरवे पुलिस थी, इसके साथ साथ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग जो जवान थे, उनको पिकट और नाके लगाकर उन्होंने लोगों से पूछताछ की है, लोगों से पूछा है कि वो किस शहर में जा रहे हैं, उनसे क्या किराया लिया गया है। कुछ लोगों के चलान भी किए गए हैं, FIR भी काटी गई हैं और लाखों रुपए लोगों को वापस भी दिलवाए गए हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये एक रवायत बन चुकी है कि पाकिस्तान में जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है तो उसमें ओवर चार्जिंग जो है वो आम हो जाती है। अभी पब्लिक न्यूज़ ने ये मामला उठाया था कि लाहौर के चिड़ियाघर में ओवर चार्जिंग की गई है। जो 100 रुपये का टिकट था वो 500 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त होता रहा है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब से थर्ड पार्टी को टिकटिंग का निज़ाम दिया गया है, वो अपने मन चाहे जो रेट है वो नाफज कर रही है और लोगों से चार्ज कर रही है। लोगों ने सैर व तफरीह के लिए तो आना है, लेकिन उनसे 100 रुपये की बजाय चिड़ियाघर में 500 रुपया चार्ज किया गया है। इसी तरह तफरीही मकामात की बात की जाए तो वहाँ पर ना सिर्फ खाने पीने की ओवर चार्जिंग की गई है, बल्कि जो पार्किंग स्टैंड थे वहाँ पर बाइक का जो पार्किंग फ़ीस थी 30 रुपये थी, लेकिन वो 50 रुपये वसूल की जाती रही है। इसी तरह 50 रुपये गाड़ी की फ़ीस थी, वो 100 रुपया चार्ज की जाती रही है। तो ये ओवर चार्जिंग तफरीही मकामात की, इसके साथ साथ जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, जो परदेसी हैं, उनसे जो है वो ओवर चार्जिंग एक रूटीन बन गई है, क्योंकि जो माफिया है वो इन्हीं दिनों में लोगों का इस्तेसाल करता है और लोगों से पैसे बटोरना वो अपना हक समझता है। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टर हैं वो मन चाह किराया वसूल करते हैं और परदेसी क्योंकि मजबूर होते हैं, उन्होंने अपने घरों में जाना है, अपने घर वालों के साथ ईद मनानी है। कुछ रूट्स तो ऐसे भी हमें देखने को मिले कि जहाँ पर बसों की शदीद कमी थी, लोग जो हैं वो ईद से एक रोज़ कबल सिटी बस टर्मिनल पर यहाँ पर ख्वार होते रहे कि किसी ने झंग जाना है, किसी ने शोरकोट जाना है, तो इन रूट पर जो बसेस थे वो ना होने के बराबर थी। लोग जो है वो करीबी शहर में जाते थे, वहाँ से फिर डबल किराया देकर वो अपने शहर की तरफ जाते थे। तो ओवरऑल जो मजबूरी सूरत हाल है, जो क्योंकि अंदरून पंजाब से लाहौर की तरफ लोग आ रहे हैं, वो ज़ायद किराया दे के आ रहे हैं। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनें क्योंकि मामूल के मुताबिक इस दफ़ा 5 ट्रेनें चलाई गई थी जो कि फुल गई थी, वो ऑपरेशन तो रेलवे का कामयाब रहा, लेकिन कुछ ट्रेनें जो मामूल के मुताबिक चल रही थी वहाँ पर देखा गया है कि लोगों का शदीद रश था, क्योंकि बसेस पे उनको जगह नहीं मिल रही थी, उनको टिकट नहीं मिल रही थी, तो लोग जो हैं वो ट्रेनों का सफ़र पर तरजीह करते थे। मजमूई तौर पर इस दफ़ा भी जो परदेसी हैं उनको ओवर चार्जिंग का सामना रहा है। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद किरायों में कमी, किरायों पर जो नए किराएनामे थे उन पर अमल दरामद कराने में हुकूमत की नाकामी रही है, जिसका जो खमियाजा है वो परदेसियों को भुगतना पड़ा है। अभी ईद उल अज़हा आएगी तो यही रवायत जो है वो हमें ईद उल अज़हा पर देखने को मिलेगी कि जो परदेसी अपने घरों को वापस लौटेंगे या अपने घरों से लाहौर की तरफ आएंगे तो उनको ओवर चार्जिंग का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए, टिकटिंग निज़ाम जो है वो नाफज किया जाए, ताकि जो नॉन एसी बसेज हैं जिस पर ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं उसके हाथ में टिकट होगी, तो जो स्क्वाड बनाए गए हैं वो टिकट चेक करेगा, तो वो देख सकता है कि किस रूट पे कितना किराया हुकूमत के नाम से नाफज किया गया और लेकिन ट्रांसपोर्टर ने उससे क्या चार्ज किया है। जब टिकट होगी तो ही इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि आया कि किराया ज़ायद लिया गया है या जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया है। ट्रांसपोर्टर जो है वो इस टिकटिंग के अमल को नाफज नहीं होने देते। हुकूमत की भी तरजीह नहीं है कि वो टिकटिंग के निज़ाम को नाफज करे। हुकूमत सिर्फ नोटिफाई करने की हद तक अपना फ़र्ज समझती है, उसके बाद अमल दरामद जो है वो करवाना वो सिर्फ प्रेशर में आकर जो मीडिया जो दिखाता है कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, परदेसियों को भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बिठाया जा रहा है, तो उन पर चलान सिटी ट्रैफिक वाले हैं, अगर उनको ओवरलोडिंग नज़र आती है कि वो छतों पर लोग बैठे हुए हैं तो ट्रांसपोर्टर का यही होता है कि 2 से 3 हज़ार रुपये का चलान भरें। ओवरलोडिंग जो है वो उससे वो बाज नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। और उस रूट वैसे होता ये है, बहुत शुक्रिया वैसे सलमान आपका, लेकिन ये इस दफ़ा नहीं हुआ। ये मुझे लगता है कि जब से मैं जर्नलिज्म में आई हूँ तब से मैं भी यही देख रही हूँ कि हमेशा हम ओवर चार्जिंग करते हैं ईद के दिनों में, लेकिन बाहर के ममालिक में अक्सर ट्रैवल के दौरान या कोई फेस्टिवल होता है या कोई त्यौहार होता है तो जिन मगरबी ममालिक के हम बहुत इम्प्रेस होते हैं वो लोग तो वैसे टिकट्स में कमी का ऐलान कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद साख्ता फ़ायदा हासिल करने के लिए इन कुछ दिनों में आवाम की जेबों से पैसा लूटते हैं, ये वैसे मुसलमान होने के तौर पे भी जायज़ नहीं है। तो खैर मेरा ख्याल है इस पर हुकूमत को वाकई एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जनाब, और 29 मार्च को
कराची का इलाका कुरंगी, वहाँ पर एक गैस पाइपलाइन में लगी आग और 6 रोज़ गुजरने के बावजूद जो है वो आग अभी तक भड़क रही है। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर जो शहरी थे उन्होंने लगा कि शायद ये आग भी कोई तफरीह का ज़रिया है और शहरी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर सेल्फ़ीज़ बनवाते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे और उन्हें लगा कि शायद ये एक ऐसा स्पोर्ट इवेंट यहाँ पर हो रहा है ईद के दिन, स्पेसिफ़िकली इंतज़ामिया ने शायद अरेंज करके रखा हुआ है, इससे वो महसूस होते रहे। शुक्र खुदा का कि कोई नुकसान जानी नहीं हुआ, लेकिन आग के गैस के किसी महदूद ज़ख़ीरे में लगी है जिसकी वजह से शायद अब तक ये पॉइंट आउट नहीं हो पा रहा कि कब ये आग जो है वो बुझाई जाएगी। लेकिन माहिरीन जो है वो टेस्ट के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वैसे ये ख़ासा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं चाहूँगी कि हमारे नुमाइंदे हमें इस हवाले से बताएं भी कि ये जो आग लगने के बाद कराची के शहरियों ने इसे एक स्पोर्ट इवेंट समझ लिया और ईद के रोज़ हाथ सेकने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। उधर इंतज़ामिया वहाँ पर कहाँ थी जो उन्हें रोकती, क्योंकि आप जानते हैं कि गैस के अगर किसी ऐसे डेपोट में आग लग जाए या फिर किसी ज़ख़ीरे में आग लग जाए तो आग फैलने का भी ख़दशा होता है और सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो शहरी जब वहाँ पर ये वीडियोज़ और ये सेल्फ़ीज़ और इंजॉयमेंट का ज़रिया ये मंजिलें नौजवानों ने इसे बनाया हुआ था, तो इंतज़ामिया कहाँ पर थी जो उन्हें रोक ना सकी और जिन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ था या उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ था जहाँ पर ये तमाम तर मामलात हो रहे थे। ये एक सवाल ज़रूर बनता है कराची की इंतज़ामिया से। लेकिन चलें, जो जिन्होंने इसे तफरीह का ज़रिया समझा और वीडियोज़ बनाते रहे उनके लिए भी एक लेसन ज़रूर है कि कभी भी इस तरह का कोई भी मुकाम हो वहाँ से दूर रहिए और इस तरीके की किसी भी जगह पर जो है आप उसे स्पोर्ट एक्टिविटी ना समझिए। एनीवेज जनाब मुज़म्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से। भड़कती हुई आग के शोले इनके पीछे भी नज़र आ रहे हैं। तो मुज़म्मिल, पहले तो मुझे ये बताइए कि इंतज़ामिया कहाँ पर गायब है जो यहाँ पर मंजिलों को रोक नहीं सकी इस जगह को और इस सीन को एंजॉय करने से? वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। पहले बात तो मैं आपको बताऊं कि आज जब हम आए तो यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी और कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, एरिया को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। उस रोज़ ये जो एक खुला इलाका है अरमला, मैं आपको बताता हूँ कि इधर इस तरफ एक नाला है और दूसरी तरफ जो है ना पूरा खुला एरिया। अगर लोग दूर भी खड़े होंगे यहाँ पे तो आप बासानी उस आग की तस्वीर ले सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आप आग के करीब हैं, बिल्कुल ये खुला एरिया है, ग्राउंड यहाँ पे करीब ही पीछे सी व्यू का समंदर है, क्रीक व्यू है यहाँ पर। अच्छा मुज़म्मिल, पहले तो आप तो आग के इस शोलों का नज़ारा कर ही रहे हैं और मुझे लगता है एंजॉय भी कर रहे हैं। पहले तो आप मुखातिब हैं जनाब इकरा हारिस से, क्योंकि अरमिला तो छुट्टियों पे हैं और मेरा ख्याल है वो वहाँ पे बैठ के ज़रूर वो भी एंजॉय कर रही होंगी इस सीन को। एनीवेज़ ये बताइए कि ये कब तक बुझाई जाएगी आग और क्या कहते हैं माहिरीन कि आखिर वजह क्या है कि अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा रहा? इकरा देखिए, इस हवाले से हमारी बात हुई है मुतादिद माहिर अर्जियात से। कराची यूनिवर्सिटी के भी माहिर अर्जियात हैं, उनसे भी हुई, और माहिर अर्जियात हैं शोबे अराजी के जो डॉक्टर अदनान खान, उनसे भी हमारी बात हुई। तो उनका कहना ये है कि ये आग जो है 6 रोज़ से जारी है। इस आग में जो है कोई कहा नहीं जा सकता कि कब तक, क्योंकि इसके जो महदूद ज़खायर हैं गैस के, जो मेथिन गैस कहलाती है, वो यहाँ से कहा जा रहा है कि वो यहाँ से इसके नीचे मौजूद है। तकरीबन अगर बात की जाए कुरंगी क्रिक के एरिया की, तो माहिर अर्जियात का कहना है तकरीबन 2 करोड़ 50 साल पुरानी जो है यहाँ पे कुछ चट्टानें मौजूद हैं जो जिनके बीच में क्रैक है, जिनके बीच में ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से गैस का अखराज मुमकिन हुआ है। और ये गैस जो है ये उस वक्त तक निकलती रहेगी जब तक नीचे ख़त्म नहीं जाती। इसके लिए हुकूमत को फिलफोर ऐसे इकदाम करने चाहिए कि गैस जो है उसको आग को महफूज तरीके से बुझाया जा सके और फिर गैस का तयन किया जा सके कि यहाँ पर कितनी गैस मौजूद है और कौन कौन से ज़खायर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ही करीबी रिफाइनरी भी है, जिसकी वजह से लोगों को ये भी खदशात जाहिर किया जा रहा है कि आग फैल ना जाए। लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि आग फैलेगी नहीं, क्योंकि जहाँ गढ़ा हुआ है वहीं पर ही आग रहेगी ये। मगर ये अगर क्योंकि वो बोरिंग का काम हो रहा था यहाँ पर, तो जितना गढ़ा जहाँ तक सुराख हुआ है, होल हुआ है, वहाँ से गैस का अखराज हो रहा है और ये आग यहीं पर रहेगी। आग में थोड़ी बहुत कमी तो हुई है, लेकिन पहले दिन की निस्बत जो पहले दिन था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसमें अब कमी है। लेकिन आग की शिद्दत जो है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आग की शिद्दत यहाँ पर भी आ रही है।
अब इस हवाले से जब हुकूमत ने जब एक्शन लिया है कि लोग यहाँ पर आना बंद हो गए हैं, सिर्फ मीडिया को अलाउ किया जा रहा है, आम शहरियों की यहाँ पर पाबंदी है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू 1122 का भी हमने देखा, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे मौजूद है, तो इस हवाले से तो इंतजाम कर लिए गए। अब देखना ये है कि कब तक जो है ये आग पर काबू पाया जाता है, इस हवाले से जो है अभी कहना काबिल वक्त होगा। अगर हुकूमत जो है वो महफूज तरीके से उस पर काम करे तो फिर ये आग पर काबू आग बुझे और फिर पता चला जा सकेगा कि यहाँ पे किस चीज़ के और कितने ज़खायर मौजूद है। अभी जो माहिर अर्जियात यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ईथेन गैस की मौजूदगी का जो है वो बताया जा रहा है कि कभी इम्कान है कि यहाँ पर महदूद ज़खायर मौजूद होंगे। नहीं तो ये जो आपका फायर ब्रिगेड का अमला है, ऑब्वियसली अगर ये मीथेन या इथिन गैस के यहाँ पर वजह से ये आग लगी हुई है तो ये आम तरीके से तो नहीं बुझेगी, तो फायर ब्रिगेड का अमला इस हवाले से क्या कहता है? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल ये पानी से आग बुझेगी नहीं, इसके लिए कहा जा रहा है कि मट्टी जो है वो डाली जाएगी तो उसी वक्त ये आग बुझेगी। मगर इसके लिए अभी उन्होंने गवर्नमेंट का जो सरकारी हैं और जो यहाँ के माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि अभी इसको उन्होंने छोड़ा हुआ है कि अभी देख रहे हैं कि आग का प्रेशर खुद ब खुद कम होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ज़खायर हैं गैस के बहुत ही महदूद है, हो सकता है वो आग से ख़त्म हो जाए। अगर वो कुछ दिन तक ख़त्म नहीं होते हैं तो उसके साथ साथ जो है फिर उसके लिए कुछ अमली इक़दाम किए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ गैस ही नहीं, कोयले के ज़खायर के मौजूदगी के भी आसार हैं और बड़े ज़खायर की मौजूदगी की सूरत में जो है ये ख़तरनाक भी हो सकता है और ये आग जो है कई महीनों तक भी जारी रह सकती है। इस हवाले से जब हमारी बात हुई माहिर अर्जियात से तो उनका यही कहना था कि गैस के ज़खायर के साथ साथ जो कोयले के ज़खायर की अगर मौजूदगी का जैसे आसार मिल रहे हैं तो फिर ये आग जो है वो काफ़ी अरसा जारी रहेगी, जिस तरह दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे तक वो आग लगी रहती है। मगर खुशाइन बात यह कि इस इलाके में आस पास जो है कोई भी आबादी नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, बिल्कुल सुनसान वीरान इलाका है यहाँ पर, तो इस वजह से जो है इतना ज़्यादा लोगों की आमदरफ्त भी नहीं है। बिल्कुल ये इलाके आबादी से बिल्कुल हट के है, पीछे बस इधर करीब समंदर ही है, तो इसलिए यहाँ पे इतना ख़तरे की बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। आग तो वैसे आग है और मुझे तो हैरत इस बात की है कि 6 दिन हो चुके हैं बट स्टिल दे आर ऑन द पॉइंट कि ये आग जो है वो खुद ही बुझ जाए। कैलिफोर्निया के भी जंगलात में जब आग लगी थी तो उसको भी बुझाने का अमल शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है इसको भी ऐसे छोड़ना जो है वो ठीक अमल नहीं है, लेकिन चलें, माहिरीन अगर बहुत श्योर हैं कि ये आग उस स्पेसिफिक एरिया से आगे नहीं जा सकती तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप इस हवाले से हमें मुज़म्मिल अपडेट कर रहे थे। एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर और कुछ मज़ीद ख़बरों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब ईद के बाद बड़ा ज़रूरी है कि ईद के दिनों में सियासत में जो गहमा गहमी रही उस पर ज़रा हम बात कर लें। और उस गहमा गहमी में एक चीज़ वही कांस्टेंट रही जो ईद से पहले थी और वो ये थी पीटीआई में धड़ेबंदी। और ये तो और वाज़े हो गई क्योंकि जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकातों की फ़हरिस्त जिन लोगों का नाम उसमें शामिल हो उसके अंदर लड़ाई झगड़ा वो भी सामने आ जाता है, डिवीज़न पार्टी के अंदर नज़र आती है। और जब खान साहब से इस दफ़ा मुलाकात की वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर साहब ने और बैरिस्टर सैफ ने, तो जो अंदरूनी कहानी आ रही है वो भी जो लोग पीटीआई के अंदर से बयान कर रहे हैं वो भी अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को। शेख वकास साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो असल में बात हुई क्या है और ये क्यों मुतनाज़ात बयानात सामने आते हैं? अगर पार्टी एक मौजूद है, एक बोर्ड पार्टी का मौजूद है, तो इतनी धड़ेबंदी क्यों है? और इस धड़ेबंदी का शिकार पीटीआई कोई हिकमत अमली या तहरीक कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्टी की एकजहती पर असरअंदाज हर सूरत में होती है। दूसरी जानिब जनाब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो बहुत हद तक नाकाम हो गए हैं। दो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको बहुत हद तक हमें बेहतर करना है और अमन वहाँ पर कायम करना है। कैसे होगा इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो सर सबसे पहले तो आपने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो मुतज़ाद ख़बरें बाहर आती हैं और जो पार्टी शदीद धड़ेबंदी का शिकार है, आपको लगता है मुज़ाकरात भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं? जी बिल्कुल इकरा, ये बड़ी पीटीआई के लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि खुद
धड़ेबंदी की वजह से पीटीआई का जो वर्कर है, पीटीआई का जो लीडरशिप है, वो सब जो है वो कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है और ऐसे लगता है जैसे एक मुकाबला चल रहा है कि जी बस खान साहब से मुलाकात किसकी होनी है, खान साहब का बाहर आके स्पोक्स पर्सन किसने बनना है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं, बिल्कुल सूरत हाल के अंदर जो है वो मजीद अबतरी होने के इम्कान है। उसकी वजह यही है कि चूंकि खान साहब ने पार्टी को इस अंदाज में चलाया अब सारी उम्र के, उसके बाद कोई उनके अलावा कोई ऐसा लीडरशिप नहीं था जिसको ये समझा जाता कि यार इसकी बात जो है वो इक्वल टू चेयरमैन होगी। इवन जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी भी उस अंदाज में कोई अहमियत नहीं, बल्कि वो एक ग्रुप समझा जाता है। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब का एक ग्रुप है, एक उनका ग्रुप है, फिर केपीके में जुनेद अकबर का एक ग्रुप है। मेरा ख्याल ये है कि और अलीमा खान का एक अपना ग्रुप नजर आता है। मेरा ख्याल है सबसे जरूरी इस वक्त पीटीआई के लिए जो बात है वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपने जो वर्कर्स हैं उनको मजीद कंफ्यूजन से बचाने के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि अगर वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि पीटीआई को अपने अंदर जो है वो धड़ेबंदी फौरी तौर पर खत्म करनी होगी, वरना इनको बतौर पार्टी भी इसका नुकसान होगा। और ऑन दी अदर हैंड जो उनका वो जो वोट बैंक है जो अनडाउटेडली बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा, क्योंकि जो वोटर होता है वो बड़ी बददिली फैलती है इससे उसमें, और एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं, फिर पार्टी में ग्रुपिंग की बात हो रही है, फिर पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात हो रही है। सो मेरा ख्याल ये कि खान साहब को बहुत सारी मालूमात खुद भी नहीं है जेल के अंदर, और इस बात का जो फायदा है वो हर बंदा उठाता है जो बाहर आके उनसे मुलाकात करके आता है। देखिए डॉक्टर साहब, ज़रूरी मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने टास्क मुज़ाकरात का दे भी दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को, और पिछले दिनों जब इन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो एहतजाज किया, उससे ये बड़ी क्लियर इंडिकेशंस मिली हुई कि गंडापुर साहब बैकडोर रवाबित में रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर पीटीआई को सियासी स्पेस नहीं मिल रही तो आपको नहीं लगता कि वाकई मुज़ाकरात एक वाहिद हल है कि अपने लिए मुश्किलात आसान करे? जी इकरा, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात हर हालत में वाहिद हल होता है। कहीं भी सियासत के अंदर आप धौंस जबरदस्ती अपनी जिद के ऊपर दूसरे को मना नहीं सकते। सियासत के अंदर जहां आज पीटीआई खड़ी है उसके लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, और मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अगर मुज़ाकरात को कामयाब कर लेते हैं किसी भी हद तक, तो यही पीटीआई के लिए बहुत बड़ी फेस सेविंग और बहुत बड़ी बचत होगी। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को भी इसका अंदाजा हो गया है कि कहीं ना कहीं लचक दिखाकर अपने लिए सियासी स्पेस पैदा करके और पार्टी को मुश्किलात से निकाल कर फिर ही वो दोबारा मुनज़्ज़म भी कर सकते हैं जमात को, और दोबारा से एक बार अपनी जो तहरीक है उसको मुतहरिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जैसे कई जगह पे इंप्रेशन आता है, अभी जैसे शेख वकास साहब ने फिर कह दिया कि नहीं कोई मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है, तो यही वो बयानात होते हैं जो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और खुद जो खान साहब को अगर किसी की कोशिश है कि खान साहब को अदालती रिलीफ दिलाया जाए या जेल के मामले में कोई पेरोल वगैरह दिलाया जाए, तो वो बहरहाल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। और इसमें चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, चाहे वो हुकूमत से करें, इवेंचुअली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला करना है वो मिलकर करना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये बात एक अहम है कि अली अमीन गंडापुर हों, जुनेद अकबर हों, बैरिस्टर सैफ हों, इन सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। मुज़ाकरात के बिना देखिए नवाज शरीफ की सियासत क्यों कामयाब थी कि उन्होंने हर हालत में मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया। जरदारी साहब को क्यों आप सियासत का गुरु समझते हैं कि वो मुज़ाकरात से मुश्किल मामला हल कर लेते हैं। तो पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं पर भी हो, इकरा, मुज़ाकरात इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही जनाब, और मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, अगर वो खान साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और कोई रास्ता दरमियानी निकले तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और आपके वक्त का। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब तक अपने पार्टी के अंदर की दड़ेबंदी पर काबू नहीं पाएंगे, तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई मुतहरिक तहरीक आप चला पाएंगे, वो खासा जो है वो मुश्किल है। इसी के साथ जनाब एक छोटी सी हम ले लेते हैं ब्रेक, और आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।
बैक जी। आपको एक मरतबा फिर से हम कहते हैं खुशामदीद। और पाकिस्तानियों की इमोशंस और पाकिस्तानियों की जो नज़रें हैं जिस खेल पर सबसे ज़्यादा जमती हैं वो जनाब क्रिकेट है। लेकिन कुछ अजीब ही सूरत हाल हो रही है। ऐसे लग रहा है जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम को एक ऐसा ग्रहण लग गया है जिससे वो निकल नहीं पा रही। और स्पेसिफिकली जो न्यूजीलैंड के साथ और न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो उनका मामला हुआ, जिस किस्म की कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं क्या ये हमारी वही टीम है जिसके लिए हम और पूरी दुनिया इनफैक्ट मुतरफ भी थी। राजा असद अली खान स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो सर ये हो क्या रहा है हमारी टीम के साथ एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? आपने अपने इंट्रो में काफ़ी निशानदेही कर दी। मैनेजमेंट फेल, कोचिंग स्टाफ फेल, सिलेक्शन कमेटी फेल, रीइंफोर्सिंग द फेलियर टाइम एंड अगेन। अब ये बताएं, ये टीम बनाना है 12 का या 15 का स्क्वाड। मुझे एक छोटा सा तजर्बा लाहौर की सतह पर टीम सेलेक्ट करने का है एज ए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर। आई टेल यू, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत से अशखास ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने इसको मुश्किल तरीन बना दिया। फिर हम टेलीविजन पर बैठ कर तबसरे भी ऐसे करते हैं, सुनने वाला कहता है यार ये बड़े मुश्किल काम है। नॉट एट ऑल। आप अपनी थोड़ा सा तारीख को भी देख लें। कार्नीलियस, कारदाल, इजाज भट्ट, ये रोल मॉडल थे। गिनी चुनी 4, 5, 6 चीज़ें हैं जिस पर आप अमल पैरा कर लें। मैंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट को काफ़ी स्टडी किया है। मेरा अब भी वो जो लड़का खेला है अब्बास, उसके वालिद मेरे साथ खेलते रहे, उनसे मेरा राब्ता पिछले कई सालों से है। अच्छा। मेरे साथ बॉल्टन में खेलते रहे। देखें उसका प्रोफाइल चेक करें अब्बास का। इकरा वो उस तरह का ही है जैसे किसी आम क्रिकेटर का होता है, लेकिन व्हाट इज वी लैक इज डिटर्मिनेशन। एक नेशनल प्राइड है, एक पैट्रियोटिज्म है। एक खेल के लिए खेलना है, पैसे के लिए नहीं खेलना। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है बदकिस्मती से। और जो सबसे ज़्यादा पिसरे हैं वो जनरल पब्लिक थे। क्रिकेट बड़ी स्पेशल खेल है, इसके हमारी मुआशरत पर, हमारे मिजाज पर बड़े असरात मरतब होते हैं। इन नादान लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि प्लेयर्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर मत हो। दैट ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आप देखें वो कुछ कर रहे हैं, दंदराते फिर रहे हैं। हारिस स्टोव जो है वो 10 ओवर में 70 रन देते हैं, उसके बाद माइक्रोफोन पर आके ये फरमाते हैं कि आप एक लड़के को 10 से 12 चांस मिलने चाहिए। वो आ गया ना अब्बास, पाकिस्तानी लाहौर में पैदा हुआ था। आई एम श्योर मैं लाहौर का सिलेक्टर हूँ, अगर यहाँ पर होता तो क्लब क्रिकेट में भी वो तरीके से ना खेल सकता। जिस तरह उसको क्वेश्चन करके, उसको मौका देकर, और उसने पाकिस्तान को उर्फ आम, जैसे वो शुएब अख्तर कहा करता है कि फैंटी लगाई उसने। पहले मैच में क्विकेस्ट 50 की, दूसरे मैच में फिर 40 कर गया, पहले मैच में उसने एक आउट भी किया। मैं नहीं कह रहा, हमारे प्लेयर्स का प्रोफाइल चेक कर लें। क्या जो फ़हीम अशरफ है, जो बड़ी बेजुगरी से खेले और 70 रन बनाए, प्लस रन बनाए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 36 ओडीआई खेले हुए हैं। फिर ठाठे मारता हुआ समंदर है तजर्बे का, बाबर आजम का, रिजवान का, ये बाबे हो चुके हैं। 70 इज नॉट गुड इनफ, आई टेल यू। आप इसको 150 में बदलें। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम को और रिजवान को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इनकी जेब में खोटे सिक्के हैं। आखिरी आपके जो इसी मैच, इस सीरीज में आखिरी बैट्समैन जो 6 बैट्समैन है वो 21 स्कोर पर आउट हो गए, और ये सब देख रहे हो, दांत भी निकाल रहे हैं। इतने बेइज्जती प्रूफ हो चुके होंगे कि इनको पता नहीं चलता कि ये क्या बात कर रहे हैं, इनका मैसेज क्या जा रहा है। और हम एज ए क्रिकेटिंग नेशन दुनिया जहान का एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं। हमारे एक और चीज़ है, रोज मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्या मकसद है इसका? और जो जहाँ पे नहीं बनना वहाँ पर भी आप बोलते हैं, और फिर आप ऐसी बात करते हैं ना जिसका सिर है ना पैर है। दूसरा, क्रिकेट माइंड में खेली जाती है। ये सिंपली ऑन द बेस ऑफ फिजिकल टैलेंट यू कैन नॉट बी ऑन टॉप। आप मेरी बात सुन लें, एक ज़माने में T20 क्रिकेट जब शुरू हुई ना, हम पहली वो कौम है जिन्होंने T20 की नेशनल चैंपियनशिप इकरा करवाई। हम पुराने हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में T20 बहुत उसमें नॉवल्टी है, उन्होंने बहुत पहले खेलना शुरू की, लेकिन नेशनल चैंपियनशिप हम शुरू में जिन लोगों ने करवाई उनमें से एक हैं। अब क्या है, 7वां नंबर, 6ठा नंबर, 5वां नंबर, आप उसमें घूम फिर रहे हैं। और अब मुझे खदशा है, अब PSL आने वाला है, आप इसकी जो नशियात होंगी, इसका जुज़्व ला यनफ़क होंगी, आपको अंदाज़ा, मुझे खदशा ये है कि वो क्राउड टर्न आउट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, इट मे नॉट बी अ फेलियर। खुदा अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है, आपने अभी रमज़ान में देख लिया फैसलाबाद में जो T20 चैंपियनशिप हुई है, एक तो उसमें क्राउड ना होने के बराबर था। ये सबसे पॉपुलर फॉर्मेट था, इसमें 50-50 हज़ार लोग एक मैच को देखने के लिए आते रहे। क्रिकेट हैज़ बिकम अनपॉपुलर। जब आप हारना शुरू करेंगे फिर लोग मौदर नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आकिब जावेद साहब का रोल है, चीफ सिलेक्टर का रोल है, हालांकि लाहौर कलंदर्स की एक लेगेसी उनके पास थी, लेकिन उन पे बड़ी तनकीद हो रही है। सो आपकी नज़र में अब आपको लगता है कि कोच के मामले में भी हमें अब थोड़ा देखना पड़ेगा?
ये कुछ नहीं होगा जब तक आप माहौल चेंज नहीं करेंगे। बकौल शख्स से इनका माहौल गंदा है, कंड्यूसिव नहीं है। माहौल ठीक करें। ये जो आकिब जावेद है, मैं इनको शुरू से ही जानता हूँ। मैं भी एक दफ़ा ADBB के ट्रायल देखने गया था, ये भी देने गए थे। उससे 16-17 बरस के थे, एक्सट्रीमली टैलेंटेड और बड़े ब्लंट आदमी हैं। पहले मैं सोचता था कि ही इज़ अ कल्प्रिट, नॉट एट ऑल। ये मिल मिला के अमेलगमिज्म है और वेरियस पीपल जो खाना बना रहे हैं ना, ये उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी इनपुट दी है। देखिए, आई केम टू योर स्टेशन, आई वाज रिसीव्ड बाय अ जेंटलमैन एट द गेट। उसका भी माहौल है, CEO का, चेयरमैन का, सब बना कर एक माहौल बनता है। यहाँ पर तो अब लगता है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई शख्स सिंसियर नहीं है, ऐसे ही तासुब मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग जिम्मेदार हैं और बाज़ लोग जिम्मेदार नहीं भी हैं। अब जहाँ भी आपने जिक्र किया ना आकिब जावेद का, आकिब जावेद का बड़ा अच्छा दिमाग है, बड़ा समझदार आदमी है। वो शुरू में आया तो मैंने तो बड़े ट्रम्पट ब्लो की थी कि वो बड़ा अच्छा आदमी आ गया है। मुझे लगता है कि वो बेबस हो गया है, क्योंकि इतने प्रेशर ग्रुप होते हैं, ऐसी ऐसी मसलतें होती हैं, फिर इसमें फाइनेंशियल पर्क्स और पर्सनल रेपुटेशन इन्वॉल्व है। लोग कहते हैं मैं क्या इस्तीफ़ा दूँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे लड़ूँ, मैं किससे ना लड़ूँ। तजर्बा देखा होता है ना, एक उम्र हो चुकी होती है कि यार मसलत ये है कि चुप करके डंग टपाओ। अब ये सारे काम इक्का दुक्का, जिनमें थोड़ी बहुत हमीयत थी, थोड़ा बहुत करैक्टर था, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो सर ये किससे ख़त्म करना है? चेयरमैन PCB करेंगे? अगर कोच के भी बस में नहीं है, कैप्टन के बस में नहीं है, तो फिर एक चेयरमैन ही बच जाते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सी मिसालें इस सिचुएशन से मुतल्लिक दे सकता हूँ। इकरा 1962 में हमारी टीम गई इंग्लैंड। 1962 में, मेरी और आपकी होश से पहले की बात है। तो जावेद बरकी साहब थे, ही वॉज ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, 24-25 साल के। उन्होंने कहा जी ऐ बड़ा पढ़ा लिखे है, इन्हू कप्तान बना दो। बिल्कुल ठीक है। बीच में ग्रेट नीव और इम्तियाज जैसे प्लेयर भी थे, उनसे उम्र में डबल। इट वाज अ टोटल डिजास्टर। वो जो 4-0 से हमारे ना, हमें फिर 10 साल लग गए टीम को रेस करते हुए। जब देन केम ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, ये सब लोग 60s में, सलीम अल्ताफ़ वगैरह, ये सब लोग आए और हमारी टीम जल होकर बनी। बिल्कुल ठीक ये है। टीम अब आसानी से नहीं बनने वाली। आप ये देख लें कि कैसे कैसे लोगों को दे आर रीइंफोर्सिंग द फेलियर्स। जो नाकाम है उनको फिर रीइंफोर्स करो। एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि जनाब हमें अगले 10 साल लग जाएं इस टीम को कामयाब देखते हुए। जल्द होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तानी कौम के जज्बात इस गेम से जुड़े हुए होते हैं और दुआएं फिर भी इनके लिए करते हैं। तो जो भी हो जनाब, मेरा ख्याल है जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस टीम मैनेजमेंट के, उन्हें कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि टीम की हालत कुछ बेहतर हो सके। एक छोटी सी जनाब ब्रेक ले लेते हैं और गालिबन अब हेडलाइंस के बाद हमारी आपसे मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद गुड मॉर्निंग पब्लिक में। अच्छा, हम अक्सर अपने ड्राइंग रूम्स में या फिर ऑफिसेज़ के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, हम बैठे होते हैं, तो हम अक्सर ये नहीं देखते कि हमारा पोस्चर कितना गलत है। जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो अक्सर जो माएँ होती हैं ना, वो अगर कोई बच्चा ज़रा झुक के बैठे या जैसे पंजाबी में कहते हैं कुब निकाल के बैठे, तो पीछे से ज़रा मारती होती थी कि ताकि वो जो पोस्चर है अपना बच्चा या बच्ची जो है वो सीधा करके बैठे, वरना कहते थे कि जनाब कुब निकल आएगा। स्पेसिफिकली लंबे बच्चों के साथ तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और मुझे याद है मेरे साथ भी होता था, मैं अगर झुक के बैठती थी तो मुझे पीछे से एक मुक्का पड़ता था कि जनाब सीधे होके बैठे। लेकिन होता नुकसान ये है कि फिर बड़ी उम्र में अगर ये आदतें पुख्ता हो जाएँ तो फिर आपको शटिका पेन या रीढ़ की हड्डी की दर्द निकल आती है, जो कि फिर ठीक नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ फिटनेस एक्सपर्ट हैं अजीज़ अतीक साहब मौजूद हैं। और आप ख़राब पोस्चर या बैक पेन से कैसे बच सकते हैं, वो क्या एक्सरसाइजेज है जिसकी वजह से आप अपना पोस्चर जो है बिल्कुल सीधा रख सकते हैं, ये आज अजीज़ हमें बताएंगे। वेलकम टू द शो अजीज़। सो ये एक बड़ा पर्टिनेंट मसला है कि हम अपना पोस्चर ख़राब कर लेते हैं। स्पेसिफिकली कोविड के दिनों में जब वर्क फ्रॉम होम आया तो ये इशू फिर वाकई ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ, या वो लोग जिनकी जॉब ही 5 to 9 या फिर 9 to 5 बिल्कुल बैठने वाली होती है, डेस्क जॉब जिनकी होती है, उनको ये प्रॉब्लम इशू। वेल, ये हमारा इन सबका जनरल मसला है। इसमें वो लोग दो तरह की कैटेगरीज में बेसिकली होती हैं। एक वो लोग हैं बेसिकली जो जिम करते हैं और उनका ख़राब पोस्चर वहाँ पे डेवलप होता शुरू बिकॉज ऑफ द रॉन्ग वर्कआउट फॉर्म्स। और एक वो लोग हैं जो जिम नहीं करते, किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करते, बट उनका सिटिंग पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर या स्टैंडिंग पोस्चर इवन ऐसा ख़राब होता है जैसे उनका एक
परमानेंट वो चीज़ उनके पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। सो जो आपने बात कही कि बचपन से ही पेरेंट्स को या मेंटोर्स को ये बात घर में जो फैमिली मेम्बर उनको देखनी चाहिए कि बच्चा या बच्ची किस पोजीशन में बैठ रहे हैं, खड़े किस तरह हो रहे हैं, बात करते हुए झुक तो नहीं रहे ज़्यादा, जब वो खड़े हैं स्टैंडिंग तो वो उनका दरमियान में जो पाँव का गैप है वो ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं, ये सब चीज़ें इनिशियली होती हैं। सो बट ये नॉर्मली बॉडी में आप देखते हैं अक्सर लोगों का पीछे बैक हंच निकला आता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसको हमने पंजाबी में कहते हैं कुब निकलाना आता होता है बेसिकली। और उसका और अगर वो बहुत लेटर एज में आपको डिस्कवर हो 30s में या 40s में जाके, तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना अर्ली एज टीन में या 20s में आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें तो वो जल्दी हो जाता है। और हमारे पास ऐसे बहुत से, सबसे पहले देखें ये इंसान की एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है कि उसने देखना है कि जब मैं बैठा हूँ तो मेरा बैठते वक्त मेरी बैक और मेरा हिप वो दोनों सिक्योर होने चाहिए। आप कहीं भी सीट पे बैठते हैं तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जब आप बैठ रहे हैं तो आपका जो ये लेग है और आपका ये हिप है दे शुड मेक 90 डिग्री। सो जो आप सिटिंग का इंतखाब करते हैं, जब आप चेयर्स का इंतखाब करते हैं तो उसमें टेक्निकलिटी अपनी ये चीज़ देखनी होती है। हम नॉर्मली घर में देखते हैं कि हम काउच पे बैठ के मूवीज़ देख रहे होते हैं, 4-4, 5-5 घंटे देखते रहते हैं और वो हम बहुत ही रॉन्ग पोस्चर में बैठे होते हैं उसमें। फिर हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो हम लैपटॉप पे काम करते इतने लीन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी गर्दन जो है वो एक तरफ झुकी हुई है, पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बिल्कुल काम की तरफ होता है, इसलिए हम उसको बॉदर नहीं करते। बट ये चीज़ें बाद में आपको तंग करती हैं क्योंकि जब आप फिर ड्राइविंग करते हुए नॉर्मली इशू होता है लोगों को, ड्राइविंग सीट कि टेक्निकल डिज़ाइन तो ऐसा ही होता है कि वो आपकी कमर को सपोर्ट करे, बट अगर आपकी हाइट में एडजस्टेबिलिटी के लिए सीट में कुशन होता है कि आप उसको आगे कर लें, सीट को पीछे कर लें। कुछ गाड़ियों में जो मॉडर्न है उसमें आपको ऊपर नीचे की ऑप्शन भी दी जाती ताकि आपकी टोटल एडजस्टेबिलिटी एज पर योर हाइट हो, ताकि आप चलाते बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन पे हो, आपका स्टीयरिंग पे हाथ सीधा हो, गर्दन सीधी हो, बैक सीधी हो, किसी किस्म का उसमें ऐसे कोई लूप होल ना हो। सो पर अगेन ये केसेस सब सामने आते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसको ट्रेनिंग से, कुछ स्ट्रेचेस से, कुछ वर्कआउट से उसको जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, पीछे मुक्का मार के सीधा बिठा देती होती थी वो तो आपको क्वेश्चन करते हैं कि सीधे होकर बैठो। सीधे हम किसको कहते हैं कि मुझे लगता है ये सबसे आज़मूदा तरीका है। एग्जैक्टली वो उनको टोकना एक्चुअली उस एज में टोक से वो ठीक होते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको टोकने, अब आप अगर ऑफिस में गलत बैठे हुए हैं सो आपका कॉलीग या कोई आपका बॉस या कोई आपका जूनियर आपको आके ये नहीं कहेगा सीधे होकर बैठे, बहुत कम ऐसे होता है, मतलब कोई मजाक में कहते हैं अलग बात है। तो उस टाइम पे आप कोई चीज़ें खुद से अपने लिए कोई रिमाइंडर्स, कुछ स्टिकी नोट्स ऐसी चीज़ रखनी पड़ती है सामने डेस्क के ऊपर, स्टेशन के ऊपर, कि जहाँ पे लिखा हुआ कि करेक्ट योर पॉस्चर, मूवमेंट करें, कोई मोबिलिटी का वर्कआउट करें। सो हम लोगों को ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कि जिनकी गर्दन में नॉर्मली मसला होता है कि अक्सर लोग अपने देखा होगा आजकल को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं हर वक्त जो गर्दन रखते हैं, आपने बहुत नोट किया होगा। और ये डबल चिन का प्रॉब्लम अक्सर आ रहा है लोगों को। आप लोग कहते हैं डबल चिन कैसे निकल आई है, मेरी पूरी बॉडी मेरी लीन है लेकिन मेरी डबल चिन हो गई है। तो उसका बहुत सा सिंपल वे है कि आपने आपको ऑब्जर्व कर लें। अच्छा, जिनको ये प्रॉब्लम है ऑब्वियसली अक्सर दर्द भी होना शुरू हो जाती है कमर के निचले हिस्से में, फिर शटका भी अक्सर शुरू हो जाती है, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो ज़रा ये दर्द को रिलीफ दे सके? वेरी सिंपल है, देखें अगर आपने स्ट्रेचेज बेसिकली स्ट्रेचेज हैं, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए, पहली बात तो मेक श्योर करें कि ऑफिस में हर आधे घंटे बाद आपने कोई ना कोई नेक मूवमेंट और बैक मूवमेंट करनी है। नेक मूवमेंट सिंपल आसान है कि आप बैठे हैं सामने, आपने हर आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये 8 to 10 टाइम्स आपने हर आधे घंटे के बाद रिपीट करनी है। आपको बाय द डे एंड शिफ्ट एंड पे कभी नेक में पेन ही नहीं होगी, स्टिफनेस फील नहीं होगी जो हमें नॉर्मली होती है। फिर बैक के लिए आसान हल ये होता है कि आप अपने पीछे बिहाइंड द नेक हाथ ले जाएं, ठीक है ना। अपनी ऑफिस चेयर बैठना, आपने कोई इसके लिए इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको, ऑफिस चेयर बैठे हुए आप ऐसे बैठें और अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट करें, फिर अपवर्ड मूवमेंट करें और फिर थोड़ा सा पीछे जाएं, अपनी बैक को थोड़ा सा और स्ट्रेच करें। सो इससे आपकी बैक रिलैक्स होगी और वो जो हम बैक हंच की बात करते हैं वो भी डेवलप नहीं होगा। फिर अपने लोअर बैक को, ग्लूट्स को स्ट्रेच करने के लिए आसान तरीका ये कि आप ऑफिस से बैठे बैठे इसको ऐसे करें क्रॉस लेग्स और इस एरिया को प्रेस करें। सो आपका ये सारा एरिया स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब इसको कम से कम 5 सेकंड तक प्रेस करके रखें। देन रिपीट इट फॉर द अदर लेग, सेम इस तरह करें और इसको ऐसे प्रेस करें। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रेचेस, बट रिमाइंडर क्या देना है इसको आपने कि यू मेक श्योर कि आपने अपनी 8-9 घंटे की शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 बार इनको रिपीट करना है। दैट्स द प्रॉब्लम। एक दफ़ा कर लेंगे किसी कहने पे दैट्स फाइन, उससे मसला हल नहीं होगा।
अच्छा, ये आप बात कर रहे थे तो मुझे एक तो वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शायद ज़माने के साथ साथ ट्रेंड्स भी बदल गए हैं। कई दफ़ा कुछ ऐसे टीचर्स बड़े अच्छे अच्छे आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलते थे कि आप बैठे होते थे तो वो स्टूडेंट्स को बाकायदा कहते थे कैसे बैठे हुए हैं, सीधे होके बैठे, बिल्कुल। कि मतलब लेक्चर भी 1-1, 2-2 घंटे का होता है, तो वो टीचर्स जो हैं दे मेक देम अवेयर कि हाउ टू सेट। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस इशू के ऊपर बच्चों के लिए स्कूल्स में अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों को फिटनेस एक्सपर्ट्स को बताना चाहिए, मतलब जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं जो बच्चों को खेल कूद सिखाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो इस हवाले से कोई निशानदेही करते होंगे। वेल हमारा ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे तो आपको पीटी टीचर और स्पोर्ट्स टीचर शायद मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ तो आपके पास एक वेल ग्रूम्ड प्रॉपर फिजिकल ट्रेनर होता है मौजूद। जितने भी बिग नेम्स काम करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के तौर पे, दे ऑल हैव, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वो इसके ऊपर काम नहीं करते। इन माई करियर एंड आई कीप डूइंग, आई वर्क विद कपल ऑफ स्कूल्स, ठीक है ना, सो मैं उनमें ये सेशंस जाके पर्सनली कंडक्ट करवाता हूँ, स्पेशली समर कैंप्स में ज़्यादा रुझान होता है, बिकॉज जब बच्चा फोकस भी कर पाता है तो वहाँ पे हम आपको चीज़ें सारी बताते हैं कि फंडामेंटल फिटनेस क्या है। बेसिकली फंडामेंटल फिटनेस ये नहीं कि बच्चों को आपने जिम के लिए प्रिपेयर करना है, जिमनास्टिक हो, एरोबिक्स हो, जिम ट्रेनिंग हो, बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो, सबसे पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, और उसकी प्रेपरेशन का प्री रिक्विजिट भी यही है कि आपका फॉर्म और पोस्चर ठीक होना चाहिए। सो हम ये बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उस लेवल पे नहीं दी जा रही, इस लेवल पे ज़रूरी है, बिकॉज स्पोर्ट्स टीचर का कंसर्न ये होता है कि बच्चा ग्राउंड में अच्छा प्ले करे, तो वो अच्छा प्ले तभी करेगा जब उसकी सारी जॉइंट्स, हड्डियाँ अपने मुताबिक, अपनी बॉडी फॉर्म के मुताबिक काम कर रही होंगी। सो ये थोड़ा सा लैक एलिमेंट है, बट इस पर अब काम होना शुरू हो गया है, बट अगेन लेट हो रहा है बहुत। अच्छा, अब जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बैठ बैठ के, जिनकी जॉब भी वैसी है, तो या तो उन्होंने पीछे एक छोटा सा मेडिकेटेड कुशन भी रखा होता है जो स्पेसिफिकली कमर के लिए होता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि कुछ बेल्ट्स का भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो पहन लेते हैं तो उससे भी आप चाहते ना चाहते स्ट्रेट ही बैठ रहे होते हैं। उसका इस्तेमाल कितना बेहतर है? देखें, टूल्स तो आपके लिए आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। जो चीज़ मैं आपको इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेचेस या वर्कआउट के तौर पे बता रहा हूँ वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। आप कोई गैजेट अगर यूज़ करेंगे, देखें जब आपकी कोई डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो उसके लिए फिर आपको उतनी सपोर्ट हैवी चाहिए होती है। सो जब आपका बुखार बढ़ता है तो आपको इंजेक्शन हैवी लगता है, आपका हल्का बुखार होता है तो हल्का इंजेक्शन लगता है, काम कर लेता है। तो सेम इस तरह ही है। अगर तो मैंने कहा कि अगर आप अर्ली स्टेज पे इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। यू नीड टू वेयर बेल्ट, आपको बैक केयर नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन जब मामला बहुत बिगड़ जाए, जब आपकी स्पाइन में इतनी मतलब लचक आ चुकी हो और उसमें तनाव आ जाए कि जब आपको ये डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी स्ट्रेचेस से भी मामला बेहतर नहीं होगा, तो फिर आपको सपोर्ट देके उसको फिर सहारा देना पड़ता है। बिकॉज ज़िंदगी के मामला तो आपने चलाने हैं। अगर एक बंदे ने गाड़ी चलानी है और उसकी बैग्स को सपोर्ट नहीं करी तो वो फिर पीछे कुशन रख के गाड़ी चलाएगा, पर चलाएगा ज़रूर बिकॉज की मजबूरी है। ऑफिस में भी कुशन रखेगा वो। सो वो मामला तब आते हैं जब आपकी जो एक लिमिट है वो एक्सीड कर चुकी होती है, उसमें फिर आपके स्ट्रेचेस में मामला नहीं हल कर पाते। कमर के दर्द में एक आपके सोने के लिए जो आप गद्दा इस्तेमाल करते हैं, आप तो बड़े मेडिकेटेड गद्दे और बड़े अच्छे, बल्कि अब तो पिलोज भी ऐसे हैं जो आपकी नींद को भी सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। नेक की हवाले से मेडिकेटेड पिलोज भी हैं। सो उसकी कितनी अहमियत है? और बिकॉज कल्चर है ना हमारा कि जब तक गद्दे बिल्कुल ही वो स्क्वीज़ ना हो जाए हम उसको चेंज नहीं करते, और फिर जब नए लेते हैं तो इट्स बिट हार्डर। उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मेडिकेटेड तो गद्दों का, पिलो का, अब ये कॉन्सेप्ट अब आया है बिकॉज जब हमने देखा कि ये जो डिज़ीज़ है, बेसिकली डिज़ीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो इशू है वो शुरू आपके स्लीपिंग पोस्चर, मैंने आपको कहना ना कि स्लीपिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, ये वो अब चीज़ें उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आई हैं। तो मैं अगेन उस पर कहूँगा हमें मेडिकेटेड गद्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, मैट्रेसेस का, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हमें, हमारा कल्चरली प्रॉब्लम ये होता है कि हमें हमेशा किसी कूजी जगह पे नींद आती है। आई डोंट नो, हम अगर पाकिस्तान में रहते तो हमें ये फील होता है, अगर जो बाहर की कंट्री में लोग रहते हैं या उनका जो कल्चर है उसमें बहुत चीज़ें डिफरेंस होती हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है वो इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम अपने आराम को देखें। सो वो ऑफ कोर्स अच्छे हैं। आप पिलोज़ का इस्तेमाल करें जो कि आपकी नेक को प्रॉपर पॉस्चर के तौर पे जब आप सोते हुए स्लीपिंग एंगल देते हैं बेसिकली, सो वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बट अगेन मेरा एम्फेसाइज उसी बात पे होगा, जब तक आप अपनी बॉडी को मोबिलाइज करने की तरफ नहीं आएंगे, स्ट्रेचेस की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आपको इतना
आराम नहीं मिलेगा, इतना आपको गद्दों से आराम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जब तक थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त ना करें और वो जिस तरह कहते हैं ना अटेंटिव होकर बैठना कि जहाँ से आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है आप उस टाइम अटेंटिव हो जाएं। मेरे साथ ये मौजूद रहेंगे जनाब, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें और सवाल मेरे जहन में अब आ रहे हैं जिससे वो मैं इनसे पूछूंगी और हम बात भी करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर से हम वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में, और उज़ैर तो मेरे साथ मौजूद हैं ही। एक और बड़ा अहम इशू है जनाब, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उस्मान अमीर साहब, और वो इशू ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जल्दी चाहे वो छोटी उम्र हो, इनफैक्ट बच्चों के सर में भी सफ़ेद बाल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, और अजीब अजीब मिथ्स भी उससे जुड़ी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं जनाब कैल्शियम की बहुत कमी है, कुछ कहते हैं कुछ ख़ास डिफिशेंसी है जिसकी वजह से ये सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं, और कुछ के सर में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं, और फिर गंजापन बहुत ज़्यादा बच्चों में होना शुरू हो जाता है, और फिर स्पेसिफ़िकली जब आप टीनेजर्स होते हैं या फिर 15-20 साल की उम्र के बाद भी अक्सर लोगों को ये मसाइल इनका सामना करना पड़ता है। ये क्यों होता है? ये तमाम सवालों के जवाब हम डॉक्टर उस्मान साहब से जानेंगे। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बच्चों में जो सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं, ये जेनेटिक में है? बिकॉज मुझे याद है मैं बच्ची थी, मेरे सर में भी एक सफ़ेद बाल था, और अक्सर बड़े लोग कहते थे इसको प्लक नहीं करना वरना और निकल आएंगे। और अब मैं देखती हूँ मेरी बेटी के सर में भी वो एक बाल है, क्योंकि मुझे तो इसलिए जेनेटिक लगता है कि मेरे सर में भी होता था। तो ये क्या सिस्टम है, क्यों होता है ये? देखिए जो वाइट और जो ग्रे हेयर है ना, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाता है। ग्रे हेयर वो होता है जो थोड़ा सा ब्रिटल है और शाइन कर रहा है। एक होता है टोटली वाइट हेयर, वो बिल्कुल क्रिस्पी और फ्रिजी सा बन जाता है। अच्छा, अब पॉइंट ये कि बच्चों का आपने जिक्र किया है, तो बच्चों में दो मेन वजूहात हो सकती हैं। वन इज़ जेनेटिक्स और दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ग्रे हेयर या वाइट हेयर आने के चांसेस होते हैं। उसमें हम अपने बच्चों की ख़ास नशनुमा के जो डेफिशिएंसीज हैं उस पर ख़ास फोकस कर सकते हैं। बाकी रही जेनेटिक्स, उस पर हमारा कंट्रोल तो नहीं है, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा जो आपने जिक्र किया जी, बाल प्लग करते हैं और दूसरे बाल आ जाते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सिंगल एक रूट होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो बाल बेसिकली ग्रे होता क्यों है? क्योंकि हमारे जो बाल है उसके अल्लाह ताला ने उसमें कुछ सेल्स दिए हैं, उसने कहा ना मेलानोसाइट्स, तो वो एक पिगमेंट बनाते हैं, उसका नाम है मेलानिन, जो बालों का कलर शो करता है। और जिसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा वो ब्लैक होगा, जिसमें थोड़ा कम पिगमेंट आएगा वो ब्राउनिश फॉर्म शेड्स में आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा अपने पेशेंट्स को, अपने बच्चों को गाइड ज़रूर करें, क्योंकि आजकल आपको पता है स्ट्रेस लेवल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा है। बड़ा कहता है मुझे टेंशन है, बच्चा कहता है मुझे भी बहुत टेंशन है, डिस्टर्ब ना करे। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के ज़माने के अंदर, जेन जी के ज़माने के अंदर, तो जेन अल्फ़ा भी कह सकते हैं आप इसको। तो उसमें स्ट्रेस को रूल आउट करें और साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कवर करें, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे आपने जिक्र किया कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम का रोल बालों के ऊपर तो नहीं आता, अलबत्ता ये ज़रूर है कि विटामिन डी है, विटामिन B12 है, आयरन है, जिंक है, बायोटीन है, ये सारी चीज़ें अगर हम कवर करें इन द फॉर्म ऑफ फूड तो हम बहुत चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर स्पेसिफिक मौसम में आपके बाल गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं? सर बरसात का मौसम आता है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं कि यानी आप हाथ भी लगाएं तो आपके बाल हाथ में भी आते हैं। फिर उसके बाद गर्मी में बहुत ज़्यादा ये इशू होता है। इससे बचने का क्या तरीका है? कुछ स्पेसिफिक शैम्पूज़ या कोई स्पेशल हेयर केयर, या वो भी कुछ डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं? अब ये जो जिक्र आपने किया ना, ये बेसिकली एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एनवायरमेंटल रिलेटेड को हम जेनेटिक से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से तो लिंक नहीं कर सकते, अलबत्ता ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी जो डेफिशिएंसीज है न्यूट्रिशनल वो इसमें ऐड ऑन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समर्स में बहुत ज़्यादा आउटिंग कर रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, तो कभी कभी खाने को नहीं भी दिल कर रहा होता, या आपकी हाइड्रेशन लेवल पूरी नहीं है, तो उसका रोल तो प्ले होता है। दूसरा, जैसे बहुत आपने मिथ सुनी होगी कि जी धूप में बाल सफ़ेद किए जाते हैं, होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज का इफ़ेक्ट है बालों के ऊपर। तो जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, उनका एक्सपोजर सनलाइट बहुत ज़्यादा है।
और फिर वालिदैन उसको यूज़ भी करते हैं, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। एग्जैक्टली तो वो उसको एक्सपीरियंस दे फॉर्म करते हैं कि हमने इतना सारा वर्कआउट किया है, तो उसका मैच कोई नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, अल्ट्रा वायलेट रेज इफेक्ट करती हैं, तो इन्वायरमेंट में अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं, और दूसरा आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। जब हम इन सारे को प्रोटेक्शन देते हैं और चीज़ें कवर करते हैं, तो वो चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर कुछ एक चीज़ें चीज़- एतदाल में भी होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल सर्दियों में ठंडे पानी, गर्म पानी से आप बाल धोते हैं, वो कहते हैं जी नुकसानदेह है। फिर कहते हैं जी बहुत ठंडे पानी से नहीं धोने चाहिए, एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, खुश्की का एलिमेंट हो जाता है सर्दियों में गर्म पानी से नहाने में। ये सब चीज़ें ये बात ठीक है जी। देखिए, कोई भी एक्सट्रीम ऑफ वेदर, जैसे लोग बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जब बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, उनके अंदर ये बालों के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे अगर आप यूरोप को कंसिडर करें तो बहुत सारा ठंड इलाका है उसके अंदर, और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिसमें 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, तो वो दे ऑलवेज कीप दे हेयर वेरी थिन, लॉन्ग हेयर नहीं रखते वो लोग। पानी का बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत रोल है, क्योंकि पानी के अंदर आप देखें मिनरल्स बहुत सारे मौजूद हैं। हार्ड वाटर है, जैसे सॉफ्ट वाटर है, कुछ लोग कहते हैं मीठा पानी है, कड़वा पानी है, तो वो बड़ा मैटर करता है इन चीज़ों के अंदर। दूसरा, अगर आपकी स्कैल्प डैम्प है, अगर आपने स्कैल्प पसीना बहुत आया हुआ है और उसकी बेसिस के ऊपर रूट्स डैमेज होते हैं, 100% होते हैं। क्यों? आपने उनकी हाइजीन को मेंटेन नहीं किया। जब हाइजीन मेंटेन नहीं करते, स्वेट के अंदर मिनरल्स हैं, उसमें सॉल्ट है, तो सॉल्ट कभी कभी क्या होता है, जब वो बेसिस पे स्कैल्प लेयर में बनाता है एक पूरी लेयर, उस लेयर से उसकी डैमेजेस चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा सर, आजकल एक और कॉन्सेप्ट और उस पर अवेयरनेस हम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं कि जनाब आप जो शैम्पूज़ यूज़ करें इट शुड बी सल्फेट फ्री, और जाहिर बात है वो सल्फेट फ्री हैं तो वो एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं, और आम शैम्पूज़ कहते हैं बहुत डैमेज होता है। तो ये भी सेल करने के लिए एक तरीका है, या फिर आपको लगता है कि वाकई हर एक को सल्फेट फ्री पे स्विच कर जाना चाहिए? कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। देखिए, कमर्शलाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट जिसमें आप समझते हैं कि चीज़ों को सेल किया जा सकता है। तो कोई भी एक छोटी सी ऐसी चीज़ जिसकी आपको हिट हो सके, वो आपको पता है कंपनीज को टारगेट करती है। रही बात कि वो बालों के लिए सेफ़ है या नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि सल्फर फ्री इज़ नो डाउट लेटेस्ट ट्रेंड है, वो आपके बालों को डैमेज तो ज़रूर करता है। तो अगर आप सल्फर फ्री करते हैं तो अच्छी बात है, आप शैम्पू वाला यूज़ करें, लेकिन लाजमी नहीं है कि कोई बहुत सारा एक्सपेंसिव आपको कोई प्रोडक्ट है वो यूज़ करें। लो प्रोडक्ट में मेडिकेटेड भी यूज़ किए जा सकती हैं, सल्फर फ्री है, सल्फेट, उसके अलावा फ्लोराइड फ्री है, मर्करी फ्री है। ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करके अच्छा देखें तो शैम्पू बहुत अच्छा मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसों की खातिर, कम पैसे के लिए कोई शैम्पू लेके अपने बालों को डैमेज करके उसके बाद बालों पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि वो पैसा लगाने से बेहतर आप अच्छा शैम्पू यूज़ करके हमारे पास ज़रा कम आए। अच्छा, जो बीमारी आजकल एक बहुत ज़्यादा फैली हुई है एलोपेशिया, कि कहीं ना कहीं से बाल आपके कम होना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला मुतवातर चलता ही रहता है, जिस पे अक्सर एस्थेटिक्स के डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप PRP करा लें उन जगहों पे, ताकि आपके हेयर नेचुरली ग्रो करना शुरू हो जाएं, ये गंजपन ख़त्म हो जाए। ख़वातीन में अक्सर होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ तो नहीं, वैसे अब तो मुझे लगता है हर एज पे ही हो रहा होता है। इसकी क्या वजूहात हैं? वो भी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं, और अगर ये है तो इलाज इसका है क्या जो वाकई अडॉप्ट करना चाहिए? जो आपने वर्ड यूज़ किया एलोपेशिया, एलोपेशिया इज़ एन एम्ब्रेला। इस एलोपेशिया के अंदर बहुत 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एक होता है एलोपेशिया एरियाटा। बिल्कुल सही। एंड्रोजेनिक वो है कि आपके हार्मोन्स की वजह से आपके जो पेशेंट है उनके हेयर फॉल हुआ। बिल्कुल। और एक है एरियाटा, जिसके अंदर कोई जेनेटिक स्ट्रेस लेवल ऐसा था या कोई पॉजिटिव फैक्टर ऐसा था कि स्पेसिफिक जगहों पे बाल जो उसके कहते हैं बाल झड़ हो गया, तो उसका इलाज फ़र्क है, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का इलाज फ़र्क है। तो उसको हम ऐड कर सकते हैं बॉल्डनेस के अंदर और हेयर फॉल के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर एलोपेशिया एरेटा में आता है तो हमें वो उसका पॉजिटिव फैक्टर फाइंड करना चाहिए कि वो छोटे छोटे पैचेस क्यों आ रहे हैं, क्या उसने कोई विजिट किया है, या उसने कैसे दवाइयाँ खाई हैं, या उसको स्ट्रेस लेवल कैसा है, और उसका वो टाइप ए पर्सनैलिटी तो नहीं आती। अगर ये सारे फैक्टर्स अकाउंट करें तो फिर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये इस पेशेंट का ये फ़लाँ फैक्टर है, इसको रिलीज़ करें। नंबर एक चीज़। दूसरा, अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज हम स्पेसिफिक उस एरिया के अंदर PRP के साथ हम स्टीरॉयड ऐड कर सकते हैं, और वो फिर बाल वहाँ तो ग्रो सर करता है। ये डायग्नोसिस जो है ये सिर्फ एनालिसिस के बेस पे होता है, या कोई स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद हो जो इसको ये रिकग्नाइज क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है।
हम उसको एरियाटा को हम बायोप्सी भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये डिजीज़ स्प्रेड कर रही है या नहीं कर रही है, रुक गई है। लेकिन जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, दिस इज़ प्योर डायग्नोस्टिक। आप देखिए हर बंदा भी कैसा, यार मेरे बाल गिरे हैं, मेरे टेम्पल्स रिसीड हो गए हैं, मेरे पीछे क्राउन है वो एक्सपोज हो गया। हाँ, अब पॉइंट इज़ कि हु इज़ द कैंडिडेट फॉर द PRP, ग्रोथ फैक्टर्स, एक्सिसोम्स, एंड हु इज़ द कैंडिडेट फॉर द सर्जिकल इंसल्ट। तो हमें सर्जिकल को रूल आउट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को पहले उस लाइन पे ले आएँ कि वो अपनी सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाए। बीइंग एज अ प्लास्टिक सर्जन, हम तो कहते हैं हमारे पास आए, हम सर्जरी करते हैं फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन द पॉइंट इज हाउ कैन वी मेक दिस पीपल नॉट टू गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। वो क्या ऑब्वियसली एक सर्जरी है, एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना है। अरे सर, एक और प्रॉब्लम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है कि आपके बाल एक जगह से थिन होना शुरू हो जाते हैं जी। फ्रंट से, जिसके ऊपर वो अक्सर फिर हेयर एक्सटेंशन पैचेस भी यूज़ कर लेती हैं, या फिर अक्सर मर्द हजरात को होता है तो वो टॉनिक, हेयर टॉनिक इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि भरी भरी लुक आए, शेड्स लगा लेते हैं। ये भी इसी बीमारी का हिस्सा है या वो कुछ अलग है? इसमें एवरी मेल एंड फीमेल हैज़ 2 हार्मोन्स, वन इज़ टेस्टोस्टेरोन एंड वन इज़ ईस्ट्रोजन्स। जी। जब बच्चा प्यूबर्टी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज कर जाता है और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल्स राइज कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल कम है तो थोड़ा फेमिनिश इफेक्ट देता है, तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है, तो बहुत सारी फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा राइज होता है, हाई लेवल में होता है। उसकी वजह से बालों की थिनिंग एट द लेवल ऑफ टेम्पल्स ज़्यादा हो सकते हैं। दिस कैन बी हार्मोनल चेंजेस एज वेल, प्लस आपकी इन्वायरमेंटल चेंजेस, आपने डाइज कुछ ऐसे यूज़ कर लिए, स्ट्रेटनिंग ज़्यादा यूज़ की है, और उसके अलावा कुछ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं ट्यूटोरियल्स, हेयर ट्यूटोरियल्स में आप लोग फीमेल्स करती हैं, तो वो वन ऑफ द रीज़न हो सकती है। और सबसे बड़ी बात एड ऑन्स, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपने अगर आप फॉर एग्जांपल आप हैं और आप 12 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी बाकी जाके जो डेफिशिएंसीज हैं उसको पूरा कर सकें, तो आपको ड्यूरिंग टाइम पीरियड ही उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज गो फॉर द PRP और द लेटेस्ट ट्रेंड जो आया हुआ एक्सोसोम्स का आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब और उज़ैर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब चूँकि सुबह का वक्त है और हर कोई यही चाहता है कि जनाब आज के दिन कोई स्पेसिफिकली कोई अच्छी चीज़ तैयार की जाए, तो यहाँ किचन से जब खुशबू खाने की आना शुरू हुई तो पता चल गया कि मुबीन साहब जो हमारे शेफ़ हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो क्या बना रहे हैं, आज की क्या रेसिपी होने वाली है, ये हम इनसे ब्रेक के बाद ही जानेंगे। सो ब्रेक पे चलते हैं जनाब, एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और शेफ़ मुबीन भी किचन में कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मुबीन आज आप? वालेकुम सलाम। प्राउन बना रहा हूँ और कोहालापुरी हांडी बना रहा हूँ। चिकन हांडी, दम हांडी, कोहालापुरी। अच्छा, कोहालापुरी जी, ये तो फ्रेगनेंट होती है। अच्छा, इसे क्यों कहते हैं कोहालापुरी? इसमें चारकोल की जो है ना बड़ी वाइल्ड सी रेयर सी स्मेल आती है, ठीक है, जिसे लोग बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं मार्केट्स में भी, तो इसलिए ये एक बड़ी ट्रेडिशनल फूड है। बिल्कुल सही, राजस्थानी जी, बिल्कुल ठीक। और एक हम इंग्लिश कुजीन में जो है इटालियन में बना रहे हैं चिकन चिली प्राउन, सॉरी प्राउन चिली जो है ना, गार्लिक चिली प्राउन। प्रॉन जी, और आसानी से इस मौसम में प्रॉन्स मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, प्रॉन्स तो 24 आवर्स और एवरी सीजन में मिलते हैं, क्योंकि ये आपको पता है समुद्री चीज़ है, ठीक है, और हमारे मुल्क की है, हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, वरना सब कुछ इंपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, अगर आप हल्की हल्की सी हमें जल्दी जल्दी से कोई रेसिपी इसकी बता दें, कोई टिप्स बता दें। इनफैक्ट जी ज़रूर, मैं आपको टिप्स बताता हूँ। ये जो प्राउन है, इनकी सबसे बड़ी और सबसे ख़ास बात ये है कि ये स्लो कुकिंग में और जल्दी फास्ट कुक होते हैं। अच्छा, जल्दी पक जाते हैं। स्लो टाइम में फास्ट कुक होते हैं। इनको हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के अंदर कुक करना पड़ता है। इससे अच्छा, आगे 2 से 3 मिनट में गल जाते हैं। जी बिल्कुल, इसे हाई फ्लेम के ऊपर कर लिया, स्लो फ्लेम के ऊपर करना, हमने इसको 2 से 3 मिनट के अंदर कुक किया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी जो रेसिपी है वो इस तरीके से बनाएंगे। हम सबसे पहले गार्लिक को सॉटेड करेंगे पैन के अंदर। सॉटेड करने के बाद हम इसके अंदर जो है क्रश चिली डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मस्टर्ड है थोड़ी सी पड़ी हुई, ब्लैक पेपर है, स्पाइसेस में ओरिगानो है और हर्ब में हमारे पास थाइम है, ठीक है। हम इसे अच्छी तरह सोते करके इसमें थोड़ा सा ग्लेज के लिए हनी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें श्रिम्प और प्राउन ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी।
और उसके बाद ये कह रहे हैं जल्दी से बन जाएगा। चलें आप बनाएं जनाब। अच्छा उज़ैर, अक्सर एक्सरसाइजेज बालों के लिए भी वो एक्सरसाइज मैंने सुनी है, कहते हैं जैसे हाइट के लिए कहते हैं ना, आप लटके हैं तो हाइट लंबे हो जाते हैं। उस दिन के सोशल मीडिया पे मैं एक रील देख रही थी, वो कहते हैं कि जनाब आप सर को यूं करें और बालों को गिरते रहने दें तो बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। अब तो सोशल मीडिया भी बड़ी रेवोल्यूशन आ गई है, कितना सच है ये? नहीं, बालों के लिए सच को वर्कआउट उस तरह से नहीं है, तो ऑनेस्टली नहीं, स्पीकिंग मतलब आप इसको सीरियसली ना कीजिएगा, मैंने तो इंस्टा पे एक रील देखी। नहीं, ऑफ कोर्स वो रील तो आपको हर तरह की आती रहती, बट वो नॉर्मली देखें जब आप वर्कआउट करते हैं, जब वर्कआउट कंप्लीट करते हैं तो अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं, तो कूल डाउन में हम नॉर्मली कुछ स्टेप्स हम लेते हैं कि बॉडी कूल डाउन करने के लिए जो ब्लड को फ्लो है टुवर्ड्स ब्रेन करने के लिए थोड़ा सा हम डिक्लाइन पोजीशन में लेटते हैं किसी बेंच पे स्टीप होकर। ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगा और आपके सर को भी अच्छी ऑक्सीजन पहुंचेगी, ब्लड पहुंचेगा, तो ऑफ कोर्स बालों पे भी इसका इम्पैक्ट होगा, बट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट के बालों के लिए स्पेसिफिकली हाँ, वैसे डॉक्टर साहब ये मैंने देखी है ये कि आप बालों को यूं लेट जाएं और बालों को छोड़ दें तो खून की गर्दिश बढ़ जाती है, बाकायदा उससे सोशल मीडिया पे बनाया हुआ है। अब ये जो सोशल मीडिया के इलाज है, फिर कलर आजकल एक बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग कहते हैं एक दफ़ा कलर करा लिया तो फिर बहुत ज़्यादा वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं मेहंदी लगा लें तो इट्स एन अल्टीमेट सोल्यूशन, और मेहंदी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपकी नज़र में क्या है? देखिए जी, जैसे ज़हर साहब ने डिस्कस किया है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो शायद ये मेरी बात को जो थोड़ा सा सेकंड करें कि बहुत सारे जितने भी जिम वर्कर्स हैं वो जब जिम करने के बाद जब उल्टा लटकते हैं तो वो जो खून की सप्लाई है, जो फेस की जो बेसिकली जो कंटूर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो कि फेस चिपक जाता है और बॉडी अच्छी हो जाती है, उसको कवर करने के लिए ना वो जो जिम वर्कर्स हैं वो उल्टा लटकते हैं। तो वो एक पॉइंट तो है, लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं लटकने से उससे खून की सप्लाई बढ़ती तो ज़रूर है, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ फ्लो लेके आना है, तो वो जितना अच्छी सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी, उतनी न्यूट्रिशन बालों को अच्छी मिलेगी। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड। ये नहीं कि बालों को आप जो है ना वो लटका दें तो वो लंबा हो, या किसी के साथ ऊपर रस्से से लटका दें, पॉसिबल नहीं है, लेकिन खून की न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी तो वो बाल ग्रो करता है। और दूसरी जो आपने जिक्र किया वो मुझे इसके शुरू से चीज़ें भूल गई थोड़ी सी। मेहंदी और डाई का इस्तेमाल बालों की। देखिए जी, डाई अच्छा है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लोग प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द लो क्वालिटी। आप डाई लगाएं, बिल्कुल लगाएं, मेहंदी भी लगाएं, कोई मसला नहीं। कुछ लोगों को मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ होता है, काली मेहंदी है, लाल मेहंदी है, लगाएं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन उसकी ख़ास ड्यूरेशन है। कुछ लोग उसको हर 10 दिन के बाद रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको महीने बाद रिपीट करें। तो आप ये ज़रूर देखें कि जो अगर आप अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हो वो आप बालों को डैमेज नहीं करता कभी। लोग बार बार अगर लो क्वालिटी यूज़ करेंगे वो बालों को डैमेज करता है, बाल ब्रिटल। अब पॉइंट ये कैसे पता लगेगा कि डाई ने आपके बालों को डैमेज किया कि नहीं? बिल्कुल। आप जब डाई लगा रहे होते हैं तो जब लगा के आप नहाते हैं 2 दिन के बाद आप चेक करें, आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ होगा, ब्रिटल सा इफेक्ट देगा, इसलिए हाथ लगाएं टूट जाएगा। एक वो डाई है जो आप 15 डेज लगाने के बाद भी बालों को टच करें तो यू फील लाइक दे आर सॉफ्ट, और वो बड़ा अच्छा सिल्की टच देते हैं। तो वो ये चीज़ कंपैरिजन में आ जाती है। मेहंदी का तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो लोग उसका क्या इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा सर, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में भी कहते हैं ना, बचपन से सुनते हुए आए, जिस तरह भी हम कमर की बात कर रहे थे, हंचबैक की बात कर रहे थे, तो वो हमारी कल्चर के साथ बड़ों की बातें आती हैं। जिस तरह न्यू बॉर्न बेबी होता है, कहते हैं कि जी अगर उसके बाल हल्के अगर किसी बच्चे के हैं तो कहते हैं अच्छा इसकी टेंड आपने बहुत ज़्यादा नहीं कराई, ज़्यादा होनी चाहिए थी, कोई 5-6 होनी चाहिए थी, तो फिर इसके बाल ज़रा हेवी किस्म के आते हैं। ऐसा ही है जिनके बाल हो सकता है वो बचपन में फिर अपनी अम्मी से ज़रा इस हवाले से शिकायत करें कि जनाब आपने हमारी ज़्यादा बाल नहीं गिराए। हमारे सोसाइटी के अंदर ना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होगा सोशल मीडिया में थोड़ी अवेयरनेस लोगों को आना स्टार्ट होगी। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इस टाइम पे मिथ्स में हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं। नंबर 1 कि जितनी ज़्यादा टिंडे कराओगे उतने बाल मोटा आएगा। हाँ, ये तो है बच्चों। नंबर गलत, वो भी गलत है। नंबर 1 चीज़। दूसरा कि प्याज का पानी लगा के जाएंगे तो बाल बहुत आएगा। ये तो सर वायरल हो रहा है कि वो आप प्याज लगाएंगे। मैंने अपने क्लिनिक में, आप कैन यू इमेजिन, अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो सर पे कट लगा के प्याज लगा के मेरे पास आए हुए हैं। कैन यू, आई जस्ट कांट बिलीव कि हु टोल्ड देम कि आपने ये काम करना है। तो वो नहीं होता। और फिर 3 दिन तो मेरे क्लिनिक से वो जो प्याज की खुशबू है ना वो नहीं गई, बड़ी मुश्किल से उसको निकाली।
तो डोंट डू दिस। तो मैसेज अवेयरनेस लोगों के लिए ही है कि इससे नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, अब पॉइंट ये है कि बाल अल्लाह की तरफ से जब बच्चा पेट में है माँ के, उसी वक्त वो डिसाइड हो जाते हैं कि बॉडी पे और सर पे कितने बाल के हेयर फॉलिकल्स डेवलप होने हैं। वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, आपके रूट्स वहाँ मौजूद हैं। फिर आप जितनी मर्जी टिंडे कराएं कोई फर्क नहीं फ़र्क पड़ता। पाकिस्तान जैसे जुगाड़ मुल्क के अंदर अगर टिंडों से बाल आते होते ना, तो फिर हम जैसे बंदा का कोई मैच नहीं है। बिल्कुल सही है। और सर जिनके बाल ऑब्वियसली नेचुरली नहीं ग्रो कर रहे, सो ये भी एक सोशल मीडिया, बट यू कैन टेल द बेटर वन कि पीआरपी से वाकई बालों की ग्रोथ हो जाती है? बिकॉज कई लोग कहते हैं ना, वहाँ से खून आपका निकालेंगे तो वहाँ लगाएंगे, तो यहाँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा। वाकई इट्स एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। आई जस्ट वांट टू गेट अवेयरनेस टू द पीपल थ्रू योर फोरम कि देखिए, पीआरपी मार्केट में ना 2 तरह की या 3 तरह की अवेलेबल है। एक वो पीआरपी है जिसमें ना कुछ लोग कम पैसे खर्च करके उन लोगों के पास जाना चाहते हैं जो डायरेक्ट पीआरपी लगा देते हैं, और वो इतनी पेनफुल है कि एक बार वो कराएगा, दूसरी बार के तौबा तौबा करेगा, मैं नहीं कराता। एक वो कॉन्सेप्ट है, एक है आप जाते हैं प्रोफेशनल के पास। अब उसके पास 2 ऑप्शन की पीआर, एक है सिंपल पीआरपी, एक है विद नीडलिंग के साथ पीआर। हम लोग जैसे करते हैं, हम उसको ब्लॉक लगा देते हैं, पेशेंट को पीआरपी का 0% ऐसे कोई भी उसको पेन नहीं होता, किसी पेन फ्री, और वो अपने अच्छे और फैमिली और बाकी सब लोगों को भी लेके आता है, यार दिस इज़ द एग्जैक्ट पीआरपी हाउ इट इज़ डन। अब पॉइंट ये है कि हम अगर 3 लोग बैठे हैं तो तीनों में से कौन कैंडिडेट है फॉर द पीआरपी? ये डॉक्टर बेटर डिसाइड करेगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिसेंट हेयर फॉल हुआ है विद इन 1 मंथ के अंदर और बाल गिरता चला जा रहा है और आप कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से नहीं हो रहा, दैट इज़ द आइडियल कैंडिडेट टू गेट द रिजल्ट्स। एक बंदे को हेयर फॉल हो रहा है 2 साल से और वो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा, वो कहीं मुझे ओवरनाइट बाल लग जाए, दैट इज वो कैंडिडेट जो ना, उसको समझाना, उसकी साइकोलॉजिकली उसको टीच करना कि भाई आपने पैनिक नहीं करना, आप 2 साल घर बैठे रहें, थोड़ा टाइम तो दें उसको वर्कआउट करने के लिए। बालों का भी वर्कआउट होता है जैसे सर ने डिस्कस किया, तो खून लेकिन की वो सप्लाई तो लटकना नहीं है आपने। बिल्कुल सही सर। तो मुबीन साहब, आपकी डिशेस तैयार हो चुकी जी हैं? बिल्कुल, खुशबू तो हमारे काफी ज्यादा प्रॉन्स आ रही है। बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल ठीक और है। साथ दूसरी डिश भी हमारी रेडी होने वाली है, तो प्रॉन्स हम डिश आउट करने लगे हैं सिर्फ आफ्टर 1 मिनट्स के अंदर। बिल्कुल सही जनाब, आप करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका। तो जनाब ज़रूर एक्सरसाइज करें या ज़रूर वर्कआउट करें, लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस के साथ करें, ऑथेंटिक एडवाइस के साथ करें। हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप देख लें वो सही हो आपके लिए और आपके लिए ही हो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये ना हो कि अच्छा करते करते आप अपने लिए नुकसान कर बैठें। इसी के साथ जनाब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, कल सुबह इंशाल्लाह, कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ भी और कुछ मज़ीद गेस्ट भी और कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।